हेलो एवरीवन। आज के 10 के एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो सीरीज होने वाला है वो पॉलिटी पे होने वाला है। लास्ट के 2 क्लास आपने पॉलिटी पे देखा था, हमने बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम पॉलिटी के कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इसे अवॉइड मत कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या कहता है। फर्स्ट जो है, अ पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। अ पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। सेकंड स्टेटमेंट है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड रूल ओनली विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या होगा? तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स सही है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि पॉपुलर गवर्नमेंट जो है, कोई भी पॉपुलर गवर्नमेंट, सपोज अगर पास्ट की बात करें इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का, तो वो काफ़ी ज़्यादा ऑटोक्रेट हो गई थी। तो जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो अनडेमोक्रेटिक हो सकती है, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉ है उसके विदिन में ही उसको काम करना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक, ये देखिए। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, आपको पता है। और इन डेमोक्रेसी अ सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शंस। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। They should be free to think, to have opinions, to express these in public, to form associations, to protest and take other political actions. Everyone should be equal in the eyes of law. These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the elections. A democratic government cannot do whatever it likes. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, ऐसा नहीं है कि जो चाहे वो कर सकता है। ये इस कारण होता है कि ये इलेक्शन जीत करके आए होते हैं, बट क्या है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में चेक एंड बैलेंस का प्रोविज़न है, जिसमें जुडिशरी भी है, जो देखती है कि जो आपने लॉ बनाया है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट तो नहीं कर रहा है। तो उस हिसाब से जो लॉ है हमारा या तो वैलिड होता है या इनवैलिड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स पूछ रहा है। स्टेटमेंट्स देखते हैं। इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। सेकेंड स्टेटमेंट है, डज नॉट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। थर्ड स्टेटमेंट्स है, सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन्स। तो ये तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट स्टेटमेंट 2 है, डज नॉट स्पेसिफाइज। तो ये स्टेटमेंट जो है ये कहीं ना कहीं गलत है। तो 1 एंड 3 ओनली हो जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये एक रिटन रूल्स है जिसे एक टेरिटरी के अंदर सारे जो भी पीपल रह रहे हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। Constitution does many things. It generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. It specifies how the government will be constituted. तो ये स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से फॉर्म होगा और किसके पास कौन सी पावर होगी। जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर का प्रोविज़न है। लाइक एग्जीक्यूटिव के पास अलग पावर है, लेजिस्लेचर के पास अलग पावर है, जुडिशरी के पास डिफरेंट पावर है। तो ये चीज़ें कहाँ से डिराइव होती है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से होती है। और हमने ऑप्शंस में क्या देखा था, स्टेटमेंट 2 जो था डज नॉट स्पेसिफाई, तो इस वजह से ये गलत हो गया। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर।
इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। तो ये था कुछ इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ये आपको पता है कि कब से कब तक फॉर्म हुआ था, 1946 टू 1949। तो स्टेटमेंट्स देखते हैं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, ये जो है ये पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। बट ये जो है डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया ये नहीं था। एक्चुअली क्या था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो चुनाव हुआ था उसमें जो प्रिंसली स्टेट के जो सिलेक्टेड मेंबर्स थे, जो इलेक्टेड मेंबर आए थे, उन्होंने इलेक्ट किया था और इस तरीके से कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ था। तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो था ये तो रिप्रेजेंट करता था पीपल ऑफ इंडिया को। देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट मीन्स उस टाइम पे वोटिंग का प्रोविजंस नहीं था, कोई वो नहीं था वोटिंग राइट की 18 साल के ऊपर वाले वोट दे सकते हैं, ऐसा इस टाइप का कुछ नहीं था। एंड डज नॉट हैव चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल। इसमें जो पार्टिसिपेट किए थे इलेक्ट किए थे मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। दिस इंश्योर्ड अ फेयर जियोग्राफिकल शेयर्स ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि उस टाइम पे सिंगल पार्टी थी आईएनसी, इसके अंदर भी थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट थे। द पार्टी दैट लेड्स इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, but the Congress itself included a variety of political groups and opinions. The assembly had many members who did not agree with the Congress. In social terms, the assembly represented members from different language groups, castes, classes, religions, and occupations. Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different. Finally, the manner in which the Constituent Assembly worked gives sanctity to the constitution. Next question देखते हैं। Which of the following are the minimum conditions of a democratic election? तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने के लिए क्या मिनिमम कंडीशन होना चाहिए? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। इलेक्शन में और मे नॉट बी हेल्ड रेगुलरली। तो देखिए ये दोनों तो सही है ऑलमोस्ट। ये जो है मे नॉट बी हेल्ड रेगुलरली, तो ये क्या है कि हमारे यहाँ इलेक्शन आपको पता है कि 5 साल में लोकसभा चुनाव और 5 साल में विधानसभा चुनाव और 5 साल में पंचायती राज इलेक्शन, तीनों के तीनों 5 साल पे होते हैं अगर राज्यसभा का छोड़ दिया जाए तो ये जो है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए एक फिक्स टेन्योर होना जरूरी है। तो स्टेटमेंट 3 गलत हो जाएगा। सो हेंस ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, पहला जो है एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। अगर आप यूपी में वोट दे रहे हैं या फिर महाराष्ट्र में दे रहे हैं तो आपके वोट का वैल्यू सिमिलर होगा। सेकंड क्या कहता है, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। थर्ड क्या कहता है, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स पे होता है, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। फोर्थ क्या कह रहा है, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। फिफ्थ जो है, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलीगल एज पर इलेक्शन लॉज ऑफ इंडिया। इलीगल पूछा है, इलेक्शन लॉ के हिसाब से क्या चीज़ें इलीगल है। ब्राइबिंग और थ्रेटनिंग वोटर्स, किसी भी वोटर को घूस देना या तो उसे धमकाना। अपीलिंग टू वोटर्स इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, धर्म और जाति के नाम पे वोट मांगना। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन बाय पार्टी और कैंडिडेट। A candidate cannot spend more than 10 lakh in a constituency for an assembly election। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो इलीगल है। और ये जो है ये हमारा कुछ है लोकसभा के लिए ये चीज़ें इंक्रीज करके 40 लाख से 70 लाख कर दिया गया है, 40 लाख टू 70 लाख।
एंड अगर स्टेट असेंबली की बात करें तो 20 से 28 लाख है। और इसमें भी क्या है कि जियोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोट्स। ये तो स्टेटमेंट सही हो गया। और ना ही तो कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट मांग सकते हैं। और ये जो है यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, तो ये 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गए, इलीगल था। इन 2014 गवर्नमेंट जो है एक प्रपोजल लेकर के आती है इलेक्शन कमीशन, जिसमें क्या था, जो एक्सपेंडिचर लिमिट्स था लोकसभा इलेक्शन का, वो क्या हो गया 40 लाख से 70 लाख के बीच कर दिया गया। बिगर स्टेट्स में बड़ा अमाउंट और स्मॉल स्टेट में स्मॉल अमाउंट। और अगर हम स्टेट असेंबली की बात करें तो 22 लाख से 54 लाख किया गया है। तो बिगर स्टेट्स में कौन कौन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एमपी, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका एंड सो ऑन। स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करें तो जैसे गोवा हो गया या फिर नॉर्थ ईस्ट के हिली स्टेट्स जो भी हैं वो सारे स्मॉल स्टेट्स में है। और स्टेट गवर्नमेंट कितना से कितना खर्च कर सकता है, 20 लाख से 28 लाख। तो जो स्टेटमेंट 4 था वो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे यहाँ 2 हाउस है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस जो है वो राज्यसभा है और लोअर हाउस जो है वो लोकसभा है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाई बोथ द हाउस। Lok Sabha exercises more powers in money matters. The Rajya Sabha can only delay budget past Lok Sabha by 28 days or suggest change in it. If the majority of the Rajya Sabha members say they have no confidence motion in the Council of Ministers, all ministers including the Prime Minister have to quit. तो ये जो है ऑर्डिनरी बिल दोनों के दोनों सदन से पास होना चाहिए, ये तो स्टेटमेंट सही है। और लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स, तो ये भी सही है कि मनी बिल पे लोकसभा का ही चलता है। राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, 14 डेज के लिए अपहोल्ड कर सकता है, बट ना तो वो रिजेक्ट कर सकता है और ना ही उससे ज़्यादा वो रख सकता है। तो ये जो है थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 28 डेज है और सजेस्ट चेंज इन इट। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। और ये जो है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, आपको पता है कि ये लोकसभा में आता है ना कि राज्यसभा में। अगर लोकसभा में ये चीज़ें आ जाती है कि भैया हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बिलीव नहीं है और वो चीज़ें पास हो जाती है, तो उसी टाइम प्राइम मिनिस्टर को और साथ में पूरी की पूरी कैबिनेट को रेजिग्नेशन देना पड़ता है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट्स, बट ऑन मोस्ट मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइजेज सुप्रीम पावर। जो ऑर्डिनरी बिल है वो तो दोनों के दोनों सदन से पास होना चाहिए, और अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, तो ज्वाइंट सेशन के में साथ बैठ कर के वो चीज़ें हल की जाती है। और इसकी बात करें मनी बिल पे, मनी बिल में क्या है कि जो भी बजट है, लोकसभा पासेज द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाई 14 डेज। राज्यसभा जो है वो सिर्फ 14 डेज के लिए डिले कर सकता है, और अगर वो कोई सजेशन देता है तो ये अप टू लोकसभा है कि इधर वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तो ये चीज़ें स्टेटमेंट 3 गलत हो गया। आगे देख लेते हैं। द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। इफ द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल of ministers, all ministers including the prime minister have to quit. The Rajya Sabha does not have this power. तो ये पावर किसके पास है, लोकसभा के पास है, ना कि राज्यसभा के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन इन डिटेल अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स। तो ये क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा बता रखा है कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर होना चाहिए और मिनिस्टर एंड मिनिस्टर के पास। When the Prime Minister quits, the entire ministry quits. तो ये तो स्टेटमेंट सही है कि अगर प्राइम मिनिस्टर अगर क्विट्स करते हैं तो पूरा की पूरे मंत्रालय जो है वो भी साथ में इस्तीफा देता है। और ये जो है ये ऐसा कुछ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात जरूर किया है बट उसके पावर के बारे में बात नहीं किया। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट।
आंसर देखते हैं, एक्सप्लेनेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर्स और दियर रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, स्टेटमेंट 1। बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर्स, ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स। अगर कैबिनेट की बात करें सबसे पावरफुल कौन होता है तो कैबिनेट होता है, और अगर उस कैबिनेट में भी मोस्ट पावरफुल कौन है तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि वो जो है डिपार्टमेंटल वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो उसको सुपरविजन करते हैं। ही ऑल्सो हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स, किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर अपना पद छोड़ते हैं, क्विट्स करते हैं, तो इंटायर मिनिस्ट्री क्विट करता है। दस इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, within the cabinet it is the prime minister who is the most powerful. The powers of the prime minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government. ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन था रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फंडामेंटल राइट्स हैं किसके अगेंस्ट गारंटी दिया जाता है, तो ये जितने भी हमारे देख लेते हैं ऑप्शन। सबसे पहले तो लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, एनी अथॉरिटीज इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट। तो ये तीनों के अगेंस्ट ये चीज़ें करता है। एक्चुअली ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसके अगेंस्ट होता है, स्टेट के अगेंस्ट होता है। तो स्टेट के अंडर में जो भी उसके इंस्टीट्यूशन हैं, जो भी ऑफिसेस हैं, तो उन सबके खिलाफ फंडामेंटल राइट्स वर्क करता है। तो ये तो डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड एनी अदर अथॉरिटीज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें था। बाकी फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। देयर कैन बी नो लॉ और एक्शन दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स इफ एनी एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव takes away or limits any of the fundamental rights, it will be invalid. We can challenge such laws of the central and state governments, the policies and actions of the government or the governmental organization like the National Light Bank or electricity boards. Courts also enforce the fundamental rights against private individuals. ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी कोर्ट एक्शन ले सकता है। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस, orders or writs for the enforcement of the fundamental rights. They can also award compensation to the victims and punishment to the violators. Next question देखते हैं। Regarding the right to constitutional remedies, constitutional remedies यानी कि आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 में ये चीज़ें बताया गया है। Consider the following statements. Right to constitutional remedies is the heart and soul of our constitution. The right to constitutional remedies helps to seek the enforcement of the fundamental rights. If there is a violation of fundamental rights, we can directly approach the Supreme Court or the High Court of a state. तो ये जो है ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको द हार्ट एंड सॉल बोला था। ये ऐसा इसलिए बोला था कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो हम इस राइट के थ्रू हम कोर्ट में जा कर के पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इफ राइट्स आर लाइक गारंटीज, देयर आर ऑफ नो यूज इफ देयर इज नो वन टू ऑनर देम। द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर enforceable. We have a right to seek the enforcement of the fundamental rights. This is called the right to constitutional remedies. This itself is a fundamental right. दिस राइट मेक्स अदर राइट्स इफेक्टिव। ये जो राइट्स है दूसरे राइट्स को इफेक्टिव बनाता है। इट इज़ ए पॉसिबल दैट समटाइम्स आवर राइट्स में बी वायलेटेड बाय फेलो सिटीजन्स, प्राइवेट बॉडीज और बाय द गवर्नमेंट। ये पॉसिबल है कि कभी कभी हमारा फंडामेंटल राइट्स है सम पावरफुल पीपल या फिर प्राइवेट बॉडीज या फिर गवर्नमेंट के द्वारा वायलेट किया जाता है। तो ऐसा कभी भी कोई भी इंसिडेंट सच काइंड ऑफ इंसिडेंट टुक प्लेस, देन वी कैन सीक रेमेडी थ्रू द कोर्ट्स. If it is a fundamental rights, we can directly approach the Supreme Court or the High Court. अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. That is why Dr. Ambedkar called the right to constitutional remedies the heart and soul of the Constitution. इस वजह से इन्होंने इसको
हार्ट एंड सोल बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। तो पावर शेयरिंग की बात कर रहा है, देखते हैं। पावर इज शेयर्ड एमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। पावर्स कैन बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ भी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारे यहाँ भी फेडरल स्ट्रक्चर है, 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। पहला तो यूनियन है, फिर है स्टेट, फिर है हमारा जो पंचायती राज। तो थ्री टायर गवर्नमेंट सिस्टम है। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन विल बी द करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स पे डिफरेंट ऑर्गन्स के पास पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हमारे यहाँ सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें और पावर, it allows different organs of government placed at the some level to exercise different powers. Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. कोई भी ऑर्गन्स जो है वो अनलिमिटेड पावर जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। जैसे लाइक कि अगर कभी हमारा लेजिस्लेचर जो है वो कोई लॉ लेकर के आ जाता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तो जुडिशरी उसमें चेक करता है क्या इधर वो वैलिड है और इनवैलिड। तो इस हिसाब से चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इस कॉन्सेप्ट पे डेमोक्रेसी वर्क करता है। पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जो कि यूनियन की बात हो गई, एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की बात हो गई। और हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट फॉर्म और है जो कि लोकल लेवल पे है, जिसको पंचायती राज बोलते हैं। और ये पंचायती राज सिस्टम कब ऐड किया गया था? तो 1973 में सबसे पहली बार इसकी बात की गई थी। सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। इन इंडिया वी कॉल द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। Power may also be shared among different social groups such as religious and linguistic groups. In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby a social weaker section जो है या वुमेन है, उनको हम लेजिस्लेचर या एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन की हिस्सेदारी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ आइडियल फेडरल सिस्टम। तो आइडियल फेडरल सिस्टम के लिए ये कुछ बात कर रहा है। देखते हैं स्टेटमेंट 1, म्यूचुअल ट्रस्ट, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। फेडरल का मतलब क्या है कि भैया हमारे पास डिफरेंट डाइवर्सिटीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स हैं और एक यूनियन है, और उन सब के बीच क्या है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट है और एक एग्रीमेंट है। देखते हैं इसके बारे में। द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री while at the same time accommodate regional diversity. Therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. Governments at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. Next question देखते हैं। Consider the following statements. Only union government can make laws relating to the subjects of mentioned in the union list. Both the union as well as the state governments can make laws on the subjects mentioned in the concurrent list. Both state and union government have the power to legislate on residuary subject. तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सारे के सारे। अगर यूनियन लिस्ट की बात करें तो इस पे क्या है, यूनियन गवर्नमेंट इसमें बनाती है। अगर कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें स्टेट और यूनियन दोनों के दोनों लॉ बनाते हैं। बट जहाँ पे अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होने की बात आती है तो यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ होगा वो प्रिवेल होगा। रेसिड्यूरी पावर, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है लेजिस्लेट करने का। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 3 लिस्ट। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। इस चीज़ पे जो भी बिल कानून बनेगा वो यूनियन गवर्नमेंट
बनाएगा जो भी यूनियन लिस्ट के अंडर में है। स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में आ जाता है सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। स्टेट गवर्नमेंट अकेला इस पे कानून बना सकता है, बट अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है इसमें कंकरेंट लिस्ट में, तो जो यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ होगा वही प्रिवेल होगा, मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। और अगर कंकरेंट लिस्ट में बात करें कि कौन कौन सा चीज क्या क्या कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये कंकरेंट लिस्ट है। इसमें दोनों के दोनों स्टेट एंड यूनियन बोथ लॉ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर स्टेट लिस्ट? ट्रेड यूनियन, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ट्रेड, कॉमर्स। तो ये दोनों जो है ये किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट में, ये स्टेट लिस्ट का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? 3 एंड 4, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। स्टेट लिस्ट की बात करें, स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है? तो ट्रेड, कॉमर्स, एजुकेशन, पुलिस, एग्रीकल्चर एंड सो ऑन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Concurrent list includes subject of common interest to both the union government as well as the state governments, such as education, forest, trade unions, marriage, adoption and succession. और स्टेट लिस्ट की बात करें तो क्या आता है? पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये। और यूनियन लिस्ट की बात करें तो डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्लियामेंट हैज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू हिंदी। ये क्या है कि पार्लियामेंट ने ऐसा कुछ नेशनल लैंग्वेज हिंदी को दिया है। सेकंड स्टेटमेंट है अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्ड लैंग्वेज कितने हैं टोटल? टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, 22। तो ये चीज़ें जो है, हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज है, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। तो हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज तो ज़रूर है, बट नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और हिंदी जो है सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले लैंग्वेज है, जो कि इंडिया में अराउंड 40% जो है पॉपुलेशन वो हिंदी को हिंदी एज अ लैंग्वेज यूज करते हैं। देयरफॉर देयर वेयर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज बिसाइड्स हिंदी। देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अ कैंडिडेट जो है वो कोई भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज में एग्जामिनेशन दे सकता है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहा है तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस आर फेस्ड बाय द डेमोक्रेटिक कंट्रीज ओवर द वर्ल्ड। तो डेमोक्रेटिक कंट्री कौन कौन से चैलेंज को फेस करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो स्टेटमेंट देखते हैं। अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अक्रॉस ऑल द रीजन्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस, एक्सटेंशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल टू ऑल द यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन, डिपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो चैलेंज की बात किया, डिपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ये कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे के, तो ये तो स्टेटमेंट्स गलत हो जाएगा। 3 अगर एलिमिनेट कर दो तो ऑब्वियसली डी विल बी द करेक्ट आंसर 1 एंड 2। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। At least 1/4 of the globe is still not under democratic government. The challenge for democracy in these parts of the world is very stark. These countries faces the fundamental challenges of making the transition to democracy and then instituting democratic government. This involves bringing down the existing non-democratic regime, keeping military away from the controlling government, and establishing a sovereign and functional state. Most of the established democracies faces the challenges of expansion. This involves applying the basic principles of the democratic government across all the regions, different social groups and various institutions. तो एक सेकंड इसका देखिएगा, इसका
डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ही करेक्ट है, चैलेंज है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबा खैर, खुदा हाफिज, थैंक यू।